गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस हम हमारी पीटी 365 इकोनॉमी की मैगजीन हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अपनी फर्स्ट न्यूज़ कवर कर ली थी और उसमें काफ़ी जो टर्म्स थी हमने वो पढ़ी थी। फाइन, तो चलिए आज हम अपनी कंटिन्यू करते हैं और सबको हैप्पी होली। फाइन, तो अदर डेवलपमेंट विद रिगार्ड टू गवर्नमेंट फाइनेंस, तो उसकी जो पहली न्यूज़ है सेस एंड सर चार्जेस हम पढ़ते हैं। देखो गाइस हमने ये डेली करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था। देखो गाइस क्या होता है, सेंट्रल जो टैक्स इकट्ठा करता है उसमें से क्या होता है वो टैक्स कुछ शेयर अपना स्टेट्स के साथ भी करता है। फाइन, तो अभी क्या हुआ है, जो स्टेट का जो शेयर है सेंटर टैक्स के पूल से वो कुछ गिरा है। जो अभी तक 36% था उसको डिक्लाइन करके कितना कर दिया, 32% कर दिया। किसमें? फाइनेंशियल ईयर 20 में। फाइन, ये क्या है, दिस इज वेल बिलो 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड ऑफ 42%। फाइन, जबकि जो 14th फाइनेंस कमीशन जो बैठा था उसने बोला था कि हमें जो स्टेट्स का जो शेयर है उसको बढ़ा के 42% करना चाहिए, और हमने क्या कर दिया, उल्टा इतना कम कर दिया कि जो पहले एग्जिस्ट करता था उससे भी कटा के कितना कर दिया, 32% कर दी। फाइन, देखो आपको पता ही होगा आर्टिकल 270 के अंडर क्या है, सेंटर क्या करता है, सेस और सरचार्ज क्या कर सकता है, आप पे लगा सकता है, और वो अपनी सेंटर की मर्जी है कि वो स्टेट के साथ शेयर करे या ना करे। फाइन, तो आर्टिकल 270 अलाउज द सेंटर टू लिवाई सेस एंड सरचार्ज विच द सेंटर नीड नोट शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा आपको पता ही होगा, देखो सर चार्जेस क्या होता है, हम टैक्स पे टैक्स लगाते हैं। यू शुड नो अबाउट बोथ द टर्म। सेस और सर चार्ज में क्या फर्क होता है, देखोगे सर चार्ज क्या होता है, आप टैक्स पे टैक्स लगाते हैं सो दैट आप इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर सको। मेनली जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उस पर लगाते हैं। सेस क्या करते हैं, हम सेस को स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाते हैं, बट टेम्परेरी टाइम पे लगाते हैं, और जब हमारा वो पर्पज पूरा होता है तो हम उसको सेस को हटा देते हैं। ठीक है, वाइल सेसेस आर इम्पोज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, सर चार्जेस आर टैक्स ऑन टैक्स, और दोनों के दोनों क्या होता है, टेम्परेरी होता है नेचर में। ठीक है, एग्जाम्पल स्वच्छ भारत सेस हम इसलिए करते हैं सो दैट हम स्वच्छ भारत के इनिशिएटिव्स को फाइनेंस कर सके, और हम 10% सरचार्ज उन पे लगाते हैं जिन लोगों की इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। ठीक है, इन सरचार्ज में क्या होता है, देयर इज नो नीड टू स्टिपुलेट द पर्पज at the time of levy, and it is the discretion of union to utilize the proceeds of the surcharge for whichever the purpose it deems fit। बस सिंपल बात ये है, अगर आपको सरचार्ज लगाना है तो आपको उस पर्पस बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्यों लगा रहे हो। ठीक है, और ये अपना यूनियन की क्या, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब कि वो एक तरफ से यूनियन अपनी तरह एक अथॉरिटेरियन टाइप रूल करती है इसमें, कि यूनियन की अपनी मर्जी होती है, वो अपनी मर्जी से सरचार्ज लगा सकती है, और किस हिसाब से सरचार्ज लगाना है, कब किस पर्पस के लगाना है वो लगा सकती है। ठीक है, स्टेट का क्या कंसर्न है, स्टेट क्या करती है, इसके परमानेंट नेचर को अपोज करती है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सेंटर की हमेशा ही मतलब कि वो रहे कि सेंटर स्टेट के साथ ना शेयर करे। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स होती है वो बोलती है कि ये परमानेंट नेचर में नहीं होना चाहिए, या तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, और अगर आपने कंटिन्यू करना है बियॉन्ड अ स्पेसिफिक पीरियड तो आपको इस पुल को हमारे साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सेंटर जो सेस को यूज़ करती है वो कैसे यूज़ करती है, मतलब सेस के थ्रू जो उसको टैक्स का पैसे इकट्ठा होता है वो उसको कैसे यूज़ कर सकती है, वो क्या करती है, स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में एंटर कर सकते हैं, सच एज सेसेस ऑन द एग्रीकल्चर सैनिटेशन। मतलब कि वो क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट के क्या एग्रीकल्चर में सेस लगा सकती है, या फिर वहाँ के सैनिटेशन में वहाँ पे सेस लगा सकती है, जैसे कृषि कल्याण सेस चलता है और फिर स्वच्छ भारत सेस चलता है। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट बोरिंग। अभी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई के साथ कंसल्ट करके ये बोला है कि जो हमें जो ग्रोस मार्केट बोरिंग जो टारगेट है उसे बढ़ाना है, कितना, 2 रुपीज़ 12 लाख करोड़। मतलब कि जो फाइनेंशियल अभी जो हमारा चल रहा है 2020 से 21 का जो था, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, जो ग्रोस मार्केट बोरिंग का जो टारगेट है वो हमें बढ़ा के कितना करना है, 12 लाख करोड़ तक करना है। ऐसा किसने किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई से कंसल्ट किया। ठीक है, अब थोड़ा और न्यूज़ में पढ़ लेते हैं। न्यूज़ था, देखो गवर्नमेंट, आपको पता है जो गवर्नमेंट कैसे बोरो करती है, हमने जैसे कल पूरा जो न्यूज़ पढ़ा स्टेटस डेप्ट, ठीक है, गवर्नमेंट के डेप्ट के बारे में हमने सब पढ़ा कि जैसे पब्लिक डेप्ट होता है, कुछ अदर बोरिंग्स होती हैं, फिर हमने मार्केटेबल पढ़ा, नॉन मार्केटेबल पढ़ा, हमने सब कल पढ़ा था। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो बोरो करती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करके, मतलब आपको पता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। फाइन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो वो दो चीज़ें इशू कर सकती हैं, या तो ट्रेजरी बिल्स क्या कर देगी वो, मतलब कि इशू कर देगी। ट्रेजरी बिल्स मेनली क्या होता है, जो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो मेनली एसडीएल इशू करती है, सो दैट क्या कर सके, मतलब कि वो अगर उसको पैसा चाहिए तो वो बोरो पे ले सकते हैं। फिर गवर्नमेंट कैसे बोरो करती है, थ्रू द इशू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसे हम जी सिक्योरिटीज बोलते हैं, और ट्रेजरी बिल्स भी बोलते हैं, सो दैट जो उसको अभी पैसा की कमी है, जो मिसमैच है, वो उसको पूरा कर सके बिटवीन इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, बोरिंग एक तरह का लोन होता है जो गवर्नमेंट लेती है, और ये कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर कवर होता है। ठीक है गाइस, आप सबको पता है रिसिप्ट्स भी दो तरह की होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, एक कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। राइट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं जो हम डेली मतलब कि लेते रहते हैं। ठीक है, और जो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, जो मतलब कि हम लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि हमारी जो एकदम से क्या होती है, मतलब कि हम लेते हैं। ठीक है,
तो होते कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, ये बजट डॉक्यूमेंट में होता है। फाइन, तो आपको पता है बोरिंग क्या है, इट इज़ अ लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, और ये किसके अंडर कवर होता है, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर होता है, ठीक है। अब हमारी जो गवर्नमेंट की जो बोरिंग्स और वो इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि क्या कहीं ना कहीं जो हमारे टैक्स के थ्रू जो रेवेन्यूज आ रहे थे वो कहीं घट रहे हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट्स में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है, जिसकी वजह से क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा जो हम चाह रहे हैं आए वो इतना नहीं आ रहा है। आपको पता है हम कितनी जो कंपनीज है उसको डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है गाइस, जो गवर्नमेंट अपने शेयर को घटा लेती है। देखो दो टर्म्स होती है, एक डिसइन्वेस्टमेंट होती है, एक प्राइवेटाइजेशन होती है। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट का शेयर क्या होता है वो 49% होता है या उससे कम होता है। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट का शेयर होता है वो 51% उससे ज़्यादा होता है। मतलब कि गवर्नमेंट के शेयर दोनों में होता है, डिसइन्वेस्टमेंट में, प्राइवेटाइजेशन में, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी को अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, ये प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट बस अपने शेयर घटा रही है, सो दैट क्या है, तो गवर्नमेंट के पास क्या है, जो उस कंपनी के शेयर को बेचे जो पैसा आएगा, तो वो गवर्नमेंट अपने जो डेफिसिट है और किसी डिफरेंट प्रोग्राम्स में उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है, नियरली अभी आपको पता है रिलीफ में नियरली गवर्नमेंट ने 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ क्या करें खर्च किए हैं। इसके अलावा इनकम ट्रांसफर या जो सपोर्ट मेजर्स में डिफरेंट तरीके में क्या है, जो गवर्नमेंट का जो खर्चा वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा क्या, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा बोरिंग करेगी तो इससे कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट पर भी प्रेशर पड़ेगा और क्राउडिंग आउट भी क्या पड़ेगा। देखो हमने कल भी पढ़ा था कि क्राउडिंग आउट क्या होता है। देखो गाइस, क्राउडिंग आउट क्या होता है, देखो क्या होता है, जब हमारी इंडिया मतलब गवर्नमेंट के पास जब डेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उससे क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर्स होता है ना, उसका एक इंटरेस्ट जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ हो जाता है। तो अगर प्राइवेट जो कंपनीज हैं अगर वो कोई लोन लेता है तो उनको वो हाइयर इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या था, प्राइवेट कंपनीज ना मतलब कि भागने लगती हैं। तो इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर बोरिंग्स बढ़ेंगी तो इससे बॉन्ड मार्केट में प्रेशर बढ़ेगा और एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी हमारा आपको बड़ी पता ही है कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास क्या लिमिटेड स्पेस है कि वो किस तरह से जो फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है। देखो भाई, कोरोना आया, कोरोना की वजह से क्या हुआ, हमारे जो मतलब देश था उसमें पूरी मंदी आ गई। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, हमें एक मतलब कि जो मार्केट में क्या लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है सो दैट हम मार्केट में लिक्विडिटी लगा सकें, तो उसको फिस्कल स्टिमुलस बोलते हैं। फाइन, इसी तरह अगर जो आरबीआई अगर कोई स्टेप्स लेता है सो दैट अगर उसके बैंक्स में लिक्विडिटी देनी है तो उसे मॉनेटरी स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट बोथ दिस टर्म्स, फिस्कल स्टिमुलस और मॉनेटरी स्टिमुलस, ठीक है। तो इसके अलावा क्या गवर्नमेंट क्या करे, डिफरेंट मेजर ले लिया सो दैट हम क्या कर सके, बाजार में फिस्कल स्टिमुलस लेके सो दैट हम अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें जो काफ़ी जो स्टैटिक पोर्शन था वो हमने काफ़ी कवर किया। नेक्स्ट न्यूज़ है बोरिंग लिमिट्स फॉर द स्टेट। अभी क्या रिसेंटली क्या सेंटर ने क्या किया, जो स्टेट्स की बोरिंग लिमिट है उसको बढ़ाया, कितना 3% से 5% बढ़ाया। ये हमने अभी थिंक रिसेंट ही पढ़ा था। अब देखो पहले जो स्टेट थी वो कितना बोरो कर सकती थी, जो उस स्टेट की जीडीपी होती थी उसका 3% क्या कर सकती थी, वो स्टेट बोरो कर सकती थी। अब इस लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया, 5% कर दिया, सो दैट क्या कर सके, जो भी उनको स्पेसिफिक नॉर्म्स है उनको वो कैरी आउट कर सके, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए एफआरबीएम एक्ट के बारे में, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। देखो इसका एम क्या था, हमने इस एक्ट को क्यों एस्टैब्लिश किया था। देखो मेनली हमारा इसका दो एम थे कि हम अपना जो रेवेन्यू डेफिसिट और जो फिजिकल डेफिसिट है उसको घटा सकें। फाइन, अब कहिए फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये हम अच्छे से अपना बाद में कवर करेंगे, नहीं तो मैं आपको डेली करंट अफेयर में पढ़ाती रहती हूँ, ठीक है। देखो इसका एम यही था कि हम क्या कर सकें, हमारा एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन एस्टेब्लिश कर सके अपने गवर्नमेंट का, सो दैट हम अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसको रिड्यूस कर सके और गवर्नमेंट को जो फिजिकल डेफिसिट है उसको लिमिट कर सके, जो कि सिर्फ जीडीपी का 3% है, इतना हम क्या कर सके, लिमिट कर सके बाय 31 मार्च 2021, ठीक है। डेफिसिट क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, अब डेफिसिट को अगर आपको घाटा है, अगर आपके घर में घाटा चल रहा है, पैसे की कमी चल रही है, तो आप क्या करोगे, आपको आप बोरो करोगे। तो उस डेफिसिट को यूजुअली गवर्नमेंट कैसे करती है, या तो वो बोरिंग लेते हैं, किससे, आरबीआई से लेगी, या फिर जो अपनी मनी है उसको क्या करेगी, कैपिटल मार्केट से रेज करेगी। कैपिटल मार्केट से कैसे रेज करेगी, कुछ भी या तो बेचेगी, ठीक है, या फिर वो क्या करेगी, मतलब कि लाइक कोई मतलब कि सिक्योरिटीज इशू करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी, ठीक है। तो डेफिसिट को वो कैसे यूजली मतलब कि फाइनेंस कर सकती है, या तो आरबीआई से बोरो करेगी या फिर कैपिटल मार्केट के थ्रू वो रेस करेगी बाय इशूइंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड, ये मैंने आपको भी बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उसके भी खुद एफआरबीएम एक्ट्स हैं, जिसके अंडर क्या है, वो अपनी जो स्टेट की जो जीडीपी है उसके 3% तक क्या है उसको क्या कर सकते हैं, उतना वो मतलब कि डेफिसिट रख सकता है। मतलब कि अगर किसी स्टेट को अपने जीडीपी के 3% तक घाटा हो रहा है तो उसको मतलब माना जाएगा कि ठीक है कोई नहीं, फाइन। तो इतना जो एफआरबीएम एक्ट है उसने कुछ कंडीशंस रखी थी कि हमें अपना फिजिकल डेफिसिट इतना घटाना है, नियर अबाउट 3% तक घटाना है, ठीक है। अब न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि जो क्या है स्टेट्स क्या कर रही हैं,
स्टेट्स हैज़ बिन अर्जिंग फॉर हाइक, क्योंकि स्टेट्स खुद बोल रही हैं कि हमें उधार करने की जो हाइक है उसको बढ़ाना था, कि जो अभी तक हमें 3% तक अलाउड है उसकी बोरिंग जो लिमिट है उसको बढ़ाओ, जो प्रिस्क्राइब्ड है अंडर द FRBM एक्ट। ठीक है, इसमें से जो 200 बेसिस पॉइंट्स रेज हैं, तो इसमें जो 50 बेसिस पॉइंट है विल बी द अनकंडीशनल, वाई द 150 पॉइंट्स आर कंडीशनल। ठीक है, अब हम देखते हैं ये बेसिस पॉइंट है क्या। देखो 100 बेसिस पॉइंट क्या है, किस तरह से हम क्या कर सकें, वन नेशन वन राशन कार्ड में रिफॉर्म्स के लिए यूनिवर्सलाइजेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स के लिए। इसके अलावा जो वेटेज है हर रिफॉर्म का वो 25 बेसिस पॉइंट है। फाइन, देखो इसमें क्या है, 200 पॉइंट्स हैं, 200 पॉइंट्स में जो 50 पॉइंट्स हैं वो अनकंडीशनल है, मतलब कि आप करो ना करो। आपकी जो 150 पॉइंट है वो कंडीशनल है। ठीक है, और हर एक पॉइंट के आपको 25 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, 100 बेसिस पॉइंट में कौन कौन से कवर है, जैसे आपको क्या करना है, हर एक स्टेट को अपना वन नेशन वन राशन कार्ड में पैसा खर्च करना है। ठीक है, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो जो आप मतलब कि स्कीम्स लेके आ रहे हो, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हो, तो इन सब का कवर करना है। यहाँ पे आप पैसा खर्च करने के लिए बोरो कर सकते हो। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज रिवेन्यू, तो ये सब इसमें कवर है। ठीक है, इसका जो 50 बेसिस पॉइंट है वो एक्स्ट्रा बोरिंग के लिए, वो इसके लिए अलाउड है अगर आपने अपने जो माइलस्टोन है वो 3 आउट ऑफ मतलब कि 4 रिफॉर्म एरियाज में, अगर आपने 3 रिफॉर्म एरियाज में माइलस्टोन अचीव कर लिया, तो आपको जो एक्स्ट्रा जो 50 बेसिस पॉइंट है उसमें आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा बोरिंग ले सकते हो, पैसा उधार ले सकते हो। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो 4 कौन कौन से हैं, आप भी मैंने आपको बताया, वन नेशन वन राशन कार्ड, पावर सेक्टर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अर्बन लोकल। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड आपको पता ही होगी, इसमें ये क्या, हर एक जो स्टेट है वो क्या कर रही है, उन लोगों के जो राशन कार्ड है उनको उनके आधार के साथ लिंक करा रही है, और क्या कर रही है, जो जितनी भी जो फेयर प्राइस शॉप है वहाँ पे क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल को इंस्टॉल करा रही है, जहाँ पे आपके जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन करेंगी। ठीक है, और जिसके थ्रू आपको क्या मिलेगा, राशन मिलेगा। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट होगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एज पर DPIITOM, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंटरनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। इसके अलावा क्या करेंगे, जो स्टेट इंडस्ट्रियल कमर्शियल लाइसेंस टू बिजनेसेस टू बी ऑटोमेटिकली रिन्यूड करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, सो दैट हम क्या कर सके, बिजनेस को ट्रांसपेरेंट बना रखें, तो हम कभी भी बिना नोटिस के हम क्या कर सकते हैं, बिना रैंडम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पावर सेक्टर में हमें क्या करना है, जो हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं उनको रिड्यूस करना है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, रिड्यूस ACS एयर गैप, ये सब हमने क्या करना है, मतलब कि रिड्यूस करना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, पावर सब्सिडी प्रोवाइड करनी है थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अर्बन लोकल बॉडीज में क्या हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स फ्लोर को नोटिफाई करेंगे, क्या रेट से, इन कॉन्सेंस विद द सर्कल प्रॉपर्टी रेट, मतलब कि उस एरिया में आपके एरिया में कैसा प्रॉपर्टी रेट चला उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस पर जो टैक्स होगा, प्रॉपर्टी टैक्स होगा, उसको नोटिफाई करेंगे। इसके हम क्या करेंगे, जो वाटर और जो सीवेज चार्जेस उसको भी नोटिफाई करेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया। देखो 200 बेसिस पॉइंट में से जो 50 पॉइंट्स है वो अनकंडीशनल है, जबकि 150 पॉइंट कंडीशनल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, किसी भी स्टेट ने ये चारों को क्या करना है, रिफॉर्म करना है। ठीक है, अगर किसी स्टेट ने इन 3 में कोई 4 में से एक 3 को जो क्या कर लिया, अचीव कर लिया, माइलस्टोन अचीव कर लिया, तो वो क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा जो बोरिंग्स है वो ले सकता है। फिर इसमें क्या, जो रिस्पेक्टिव जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, पावर, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड फूड, जो वो करेंगे, वो खुद मॉनिटर करेंगे और स्टेट की जो परफॉर्मेंस उसको असेस करेंगे। ऑफ कोर्स आपको होता है वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम किसी और मिनिस्ट्री के अंडर आता है, पावर सेक्टर की स्कीम किसी और मिनिस्ट्री के आता है, तो जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उसकी जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो खुद क्या करेंगे, स्टेट की परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। फाइन, सिंपल बात ये है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। अभी क्या गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, और साथ में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेटल्स को क्या करेंगे, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स को सेटअप करेंगे, किसके मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में, सो दैट हम क्या कर सके, इंडिया में इन्वेस्टमेंट को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। अब देखो हम पढ़ लेते हैं ये एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज क्या होगा। देखो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की कंपोजिशन क्या होगी, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, और इसके जो नीति आयोग के जो CEO है वो इनके मेंबर होंगे। ठीक है, इनके अलावा कुछ और मेंबर्स भी होंगे, जैसे कि वेरियस डिपार्टमेंट को सेक्रेटरीज हो सकते हैं, जैसे इंक्लूडिंग जो DPIIT है उनके जो सेक्रेटरी हैं वो इनके मेंबर हो सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स, इन सबके भी जो सेक्रेटरीज हैं वो इनके मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हम सेटअप कर रहे हैं एम्पावर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों इसको सेटअप करें, कुछ तो हमारा एम होगा ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन लाने की बात करें, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी क्या करें, कोऑर्डिनेशन की बात करें, सो दैट हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज को हम क्या कर सके, बूस्ट कर सके, और उनमें और ज़्यादा हम प्राइवेट को क्या कर सके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। इसके अलावा हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेशन, मतलब क्या होता है, ईज, हर एक चीज़ का ईज प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा हम क्या करें, जो टारगेटेड मैनर में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को ईजी करेंगे, और जो पॉलिसी स्टेबिलिटीज को मेंटेन करेंगे इन द इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है उनको इवेल्युएट करेंगे, और वो फॉरवर्ड रखी जाएगी बाय द डिपार्टमेंट, एंड फर्दर प्रोवाइड कंप्लीशन टारगेट टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सिंपल बात ये है, देखो
एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का एम ये है कि हम क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके और कोऑर्डिनेशन बना के रख सके वेरियस मिनिस्ट्रीज और वेरियस डिपार्टमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। देखो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल को अप्रूव किया गया सो दैट हम क्या कर सके, इंडिया में क्या कर सके, इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सके। कैसे करेंगे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेट करके, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे हर एक के अप्रूवल से क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। मतलब कि सब अगर देखो कोई भी आपको लैंड चाहिए तो लैंड को अवेलेबल कराएंगे एलोकेशन के लिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उसकी जो कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स हैं फॉर अडॉप्शन इन्वेस्टमेंट, वो सब हमको क्या करेंगे, इस तरह से जो प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, कुछ इश्यूज को आइडेंटिफाई कर किसको हम किस तरह से रिजोल्व करना है, सो दैट हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, उनको फाइनलाइज करें और हम उनको फिर जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज है उनके सामने रख सकें, ठीक है। जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल है वो क्या करेगा, सभी जो उस प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स है उनको क्या करेगा, मतलब कंसेप्चुलाइज करेगा, ठीक है, स्ट्रेटेजाइज करेगा कि स्ट्रेटेजी से इसको प्रोजेक्ट को हमें डील करना चाहिए, इंप्लीमेंट करेगा और उसको डिसाइड, ठीक है। सिंपल बात ये है, फाइन। तो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में होगी। नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं इकोनॉमिक रिकवरी, फाइन। देखो वर्ल्ड इकोनॉमी आपको पता है कोरोना आया तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई वो लगभग 6% के 6% के आसपास कॉन्ट्रैक्ट हुई है 2020 में। ये जो न्यूज़ है वो किसके द्वारा, मतलब ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा दी गई है, इकोनॉमिक आउटलेट जो कि गिवन बाय OECD, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो इकोनॉमिक आउटपुट कौन रिलीज करता है, OECD, जिसने ये बताया जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी है वो 6% के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट हुई है 2020 में। जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एज पर हमारा डाटा जो रिलीज किया जाता है NSO, दैट इज द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनके GDP डाटा जो रिलीज किया गया उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इंडिया की जो GDP 2019-20 में 4.2%, जो कि पिछले 11 सालों में सबसे कम रही है, मतलब कि 6.1% एज कम्पेयर 2018 वो एक्सपेंड हुई है, फाइन। अब क्या पर कैपिटा इनकम अगर रियल टर्म्स में दी तो हमारी इंडिया में क्या है 2019-20 में जो पर कैपिटा इनकम है वो 3.1% इंक्रीज हुई है। देखो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, 3.1%। देखो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, हमारे अगर इंडिया में 130 करोड़ है तो अगर आपकी मतलब कि जो टोटल इनकम है, लाइक हमारे पूरे, लाइक मैं आपको सिंपल बताती हूँ, हमारे पूरे लाइक आपकी, मैं मान लूँ आपकी फैमिली में 5 लोग हैं और आपकी पूरी की जो फैमिली की इनकम है वो 1000 रुपये है, ठीक है। तो आपके एक बंदे की जो इनकम हुई वो कितने हैं, 200 रुपये होती है, फाइन। तो इसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, मतलब कि एक बंदे की इनकम 200 रुपये। अब इसमें 5 बंदे कमा रहे हैं वो नहीं काउंट होता, ठीक है। चाहे आप 5 में सिर्फ आपके पापा कमा रहे हो तो सिर्फ वही काउंट होगा, फाइन। तो इसमें क्या होता है, पर कैपिटा इनकम में क्या होता है, हम एक बंदे के अनुसार देखते हैं कि एक बंदा उस कंट्री में कितना कमा रहा है, वो चाहे एक्चुअल में कमा रहा है नहीं कमा रहा, ठीक है। अब इसमें आप एडल्ट्स भी काउंट करते हैं, जो बच्चे हैं उसको भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो जो ग्रोथ हुई है पर कैपिटा इनकम में वो 3.1% है 2019-20 में, जबकि यही 2018-19 में कितनी थी, 4.8%। फिस्कल डेफिसिट हमारा क्या हुआ, बड़ा है, कितना हुआ है 2019-20 में 5% हुआ, नियर अबाउट, दैट इज 4.59% ऑफ द GDP। अगर हमारा पब्लिक डेप्ट टू GDP हमने कल पढ़ा है, डेप्ट टू GDP क्या होता है, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है 2020 में, तो इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है नियर अबाउट 89.3% हो गया, जो कि हमारा नियर अबाउट 60 to 70% रहता है। क्योंकि क्या रीजन है इसके, ऑफकोर्स कोविड-19 हुआ, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमने बहुत ज़्यादा खर्चा किया। आत्मनिर्भर भारत में हमने 20 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पेंडिंग हुई। इसके अलावा ऑफकोर्स लोगों का काम नहीं बढ़ा, टैक्स नहीं आया तो टैक्स रेवेन्यू खड़े हुए, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी बिल्कुल बंद हो गई। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो पब्लिक डेप्ट टू GDP रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ गया। अब आप देख सकते हो किस तरह से हमारी शेप ऑफ रिकवरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। शेप ऑफ रिकवरी क्या होता है, जब क्या होता है इकोनॉमी रिकवर हो रही है लेकिन बट एक्टिविटी परमानेंटली लॉस, मतलब कि जैसे हमने क्या किया कोविड के बाद, क्या है हमने चीज़ों को खोल दिया, जैसे लॉकडाउन था, धीरे धीरे हमने क्या किया, अनलॉक क्या मतलब एक्टिविटी रिज्यूम्स हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जो कुछ एक्टिविटीज हैं वो परमानेंटली क्या लॉस्ट हो चुकी हैं, लेकिन इकोनॉमी फिर भी रिकवर करे, ठीक है। तो जो ऐसी शेप आती है वी शेप आती है, फाइन। अभी क्या है रिकवरी बहुत ज़्यादा स्लोअर हो रही है, लेकिन स्लोअर देन द वी शेप, तब बोलते हैं यू शेप आ रही है, ठीक है। एक होती है सुई शेप। सुई शेप में क्या होते हैं, जो रिकवरी है वो वी शेप से ज़्यादा होती है और फास्टर देन यू शेप। मतलब कि क्या है, देखो जब पहले केस में क्या, जब इकोनॉमी रिकवर हो रही है लेकिन जो एक्टिविटी है वो परमानेंट लूज हो रही है। सेकंड में क्या है, इकोनॉमी वी शेप से कम में क्या है रिकवर कर रही है, तो क्या बनती है यू शेप। इसमें क्या है, तीसरे में क्या है, इकोनॉमी वी शेप से तो ज़्यादा बढ़ी है लेकिन यू शेप से कम रिकवर कर रही है, तो जो बनती है सुई शेप बनती है। अभी क्या है, जो स्पेंडिंग मतलब कि क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है खुद खर्चा कर रही है, फिस्कल स्टिमुलस ला रही है, तो उस स्पेंडिंग की वजह से क्या है जो GDP है वो थोड़ा बढ़ रही है अबव प्री क्राइसिस लेवल। मतलब जैसे कोविड के बाद, कोविड से पहले, ठीक है, और कोविड के बाद जो थोड़ी हमारी GDP बढ़ी वो क्यों बढ़ रही है, आपने पता कहाँ 21% डाउन हो गया था, 0.4% ग्रो हो गई है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पब्लिक स्पेंडिंग करिए, कौन करिए, गवर्नमेंट करिए, डिफरेंट मेजर्स लेके आ रही है, फिस्कल स्टिमुलस करिए, तो इसकी वजह से स्पेंडिंग की वजह से जो हमारी GDP बढ़ रही है, तो जो हमारी शेप बनती है वो बनती है जेट, ठीक है। इसके अलावा क्या है,
कुछ कुछ हम रेस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे हमने लिफ्ट किया, जैसे अनलॉक किया, कभी हमने कुछ खोला फिर कभी हमने कुछ खोला, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे हमने थिएटर्स खोले, कभी हमने मार्केट खोली, मॉल्स खोले, इस तरह से रेस्ट्रिक्शन को धीरे धीरे लिफ्ट किया। फिर जो जीडीपी है वो सफर्स है एज मोर केसेस पैरालाइज इकोनॉमी, तो ये जो शेप बनती है वो डब्ल्यू बनती है। इसके अलावा क्या एल शेप कम बनती है, जब इकोनॉमी नेवर फुल मतलब पूरी नहीं रिकवर हो पाती तो क्या बोलते हैं, एल शेप बनती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो के शेप रिकवरी कब होती है। के शेप देखो, हमारी के शेप रिकवरी अभी इंडिया की, मतलब कि कोविड-19 से पहले ऐसी थी, फिर इकोनॉमिक रिसेशन है, फिर अभी क्या ऐसे रिकवर कर रही है। ठीक है, रिकवरिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी, मतलब हमारी कौन कौन सी इंडस्ट्री जो रिकवर कर रही है आफ्टर कोविड, टेक्नोलॉजी की, रिटेल की, सॉफ्टवेयर से। और जो इंडस्ट्रीज ऐसी जिनको असिस्टेंस चाहिए सो दैट वो रिकवर कर सके, वो ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी और फूड सर्विस। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी अभी जो इंडिया की जो रिकवरी है वो कौन सी है, के शेप रिकवरी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, पीएम केयर्स फंड। ये न्यूज़ में आपको पता ही क्यों था, रिसेंटली क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पीएम केयर्स की जो मनी है वो उसको आप कहाँ कर दो, मतलब कि क्या एक प्ली आई थी, रिक्वेस्ट करी थी लोगों ने, क्योंकि आपको पता है बोला गया था कि पीएम केयर्स फंड का जो पैसा उसको मतलब कि मिसयूज़ किया जा रहा है। तो किसी लोगों ने क्या रिक्वेस्ट डाली कि ऐसा किया जाए, जो पीएम केयर्स फंड का जो पैसा है उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाए, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को डिसमिस कर दिया और बोल दिया कि नहीं, जो मनी जहाँ है वो वहीं रहेगी और हम उसको एनडीआरएफ में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, अब न्यूज़ में जरा और देख ले तो और क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और ऑब्जर्वेशन की रिगार्डिंग द पीएम केयर्स फंड। दैट इज द, देखो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, पीएम प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसमें क्या कुछ ऑब्जर्वेशन करी, अब क्या देखते हैं हम क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम फंड को ट्रांसफर नहीं करेंगे पीएम केयर फंड से एनडीआरएफ में। इसके लिए उन्होंने 2 सेपरेट एंटिटीज बनाई। ठीक है, इन्होंने बोला जो एनडीआरएफ है, मतलब कि देखो इन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप क्या करो, पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ये बोल के कि जो पीएम केयर्स फंड और जो एनडीआरएफ है ये दोनों डिफरेंट बॉडीज हैं। अब किस तरह से डिफरेंट है, जो एनडीआरएफ है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको क्रिएट किया गया किसके अंडर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर। ठीक है, सिंस जो पीएम केयर्स फंड है वो किसी भी उसको गवर्नमेंट के सपोर्ट नहीं मिला, आपको पता है पीएम केयर्स फंड में सिर्फ और सिर्फ डोनेशन नहीं है, उसमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, और इसलिए कोई भी जो कैग है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उसको इस फंड को ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडिविजुअल कैन बी प्रोहिबिटेड टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएम केयर्स फंड एज इट इज़ वॉलंटरी, मतलब कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी इंडिविजुअल को मना नहीं कर सकते कि आप इसमें डोनेशन ना करो, क्योंकि ये सभी वॉलंटरी है, आपकी अपनी मर्जी है, आपको डोनेशन करना है करो, नहीं करना तो ना करो। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बोला कि हमें अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, कोई जो नया न्यू फ्रेश नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की हमें कोई जरूरत नहीं है, जो कोविड-19 के चैलेंजेस को ले। फाइन, मतलब कि आपको पता ही है जैसे हमने लॉकडाउन लगाई, ये सब किया, तो हमने उसको जो डिजास्टर जो हमारे मैनेजमेंट एक्ट है उसी के अंदर हमने उसको कोविड को क्या किया, डील किया। फाइन, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमें कोई से नया ऐसा प्लान बनाने की जरूरत नहीं है जिसमें कोविड जैसे डिजास्टर को क्या करें, मैनेज करें। ठीक है, अब देखो गाइस, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था जब हमारी पीटी 365 है, अभी भी पढ़ेंगे पीएम केयर्स फंड और एनडीआरएफ में क्या डिफरेंस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया। देखो फॉर्म आपको पता है, पीएम केयर्स फंड 2020 बनाया था, सो दैट हम कोविड-19 से जो आउटब्रेक हुआ उसके अमंग हमने बनाया, सो दैट जो इसमें जो खर्चा हो रहा था हम उसको क्या कर सके, यहाँ से लोगों को डोनेट कर सकें, डोनेशन ले सकें। एनडीआरएफ को रीनेम ऑलरेडी, देखो इसको वैसे तो एनडीएम में जब 2000 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का उसको इनेक्ट करके इसको फॉर्म किया गया था, और तब इसका नाम क्या था, नेशनल कैलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड, लेकिन इसको बाद में रीनेम कर दिया था नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। फाइन, ऑब्जेक्टिव क्या था आपको पता है, ऑब्जेक्टिव पीएम केयर्स फंड का यही था कि हम क्या कर सके, कोई रिलीफ सपोर्ट कर सके, लाइक इफ़ यू वांट टू, अगर आपको कुछ डोनेट करना है, किसी भी काइंड ऑफ में आप रिलीफ प्रोवाइड करना है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसलिए आप हेल्थ केयर, जो फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको अपग्रेड कर सके, उनको क्रिएट कर सके, और आप इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हो या फिर पेमेंट्स को ग्रांट कर सकते हो। जबकि जो एनडीआरएफ का क्या एम है, एनडीआरएफ का एम है कि कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स है उसके एक्सपेंसेस को हम पूरा कर सकें, कोई रिलीफ रिहैबिलिटेशन से, तो कोई भी डिजास्टर आ गया, जैसे आपने देखा था उत्तराखंड में एकदम से वो ग्लेशियर आ गया था, फट गया था, तो इस तरह का जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिलीफ या रिहैबिलिटेशन, आप जो भी हमारी डिजास्टर सिचुएशन को थ्रेटन करते हैं, तो वहाँ पे हम उसके खर्चों को पूरा कर सके। इसके अलावा ये करता है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड को भी सप्लीमेंट करता है, अगर कुछ ऐसा डिजास्टर के स्टेट में ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नेचर का हो। अब पीएम केयर्स फंड को एडमिनिस्टर कौन करता है, देखो पीएम केयर्स फंड का जो करता है एडमिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं, वही इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन है। जबकि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है वो क्या है, इनके आप बता देते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, वो इसके क्या है, ट्रस्टीज हैं। ठीक है, फाइन, मतलब कि जो पीएम है वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन है, जबकि जो और मिनिस्टर्स हैं वो क्या है, इसके एक्स ऑफिसर ट्रस्टीज हैं। इसके अलावा जो चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पीएम के, शायद उनके पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में से 3 मेंबर्स को, 3 ट्रस्टीज को नॉमिनेट कर सकते हैं, जो क्या कर सकते, जो वो पर्सन को वोट करेंगे जो पर्सन
जो रिसर्च, हेल्थ, साइंस, सोशल वर्क, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, इन किसी भी फील्ड में क्या हो, एक्सपर्ट हो। फाइन। अब आप जरा देख लेते हो एनडीआरएफ का कॉम्पोजिशन क्या है। इस फंड को कौन मैनेज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसका जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, वो क्या करता है, इसके अंडर जो रिलीफ एक्टिविटीज उसको मॉनिटर करता है। फॉर अगर ड्रॉट, हेल स्टॉर्म, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज होगी, इस तरह कुछ डिजास्टर हो जो, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो इसको करता है। जबकि जो नेचुरल कैलेमिटी था, इसके अलावा कोई और कैलेमिटी हो जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर था वो इन सबको मॉनिटर करता है। फाइन। तो अब आपने देख लिया कि इसमें मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन केस ऑफ दीज ड्रॉट्स, ठीक है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन केस ऑफ अदर नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है। जबकि हमने उसकी कंपोजिशन देख ली, जो पीएम है वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फलाना ढिमकाना, वो इसके और मेंबर्स है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन के फंड है, देखो इसमें सभी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, कोई भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है एक्सेप्ट अंडर द एफसीआरएम। मतलब कि देखो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर अगर कोई फॉरेन वाला बंदा कॉन्ट्रीब्यूट करना है वो क्या कर सकता है, मतलब कि वो एग्जाम्प्ट है, मतलब कि अगर कोई भी फॉरेन का बंदा अगर को डोनेट कर रहा है तो वो एफसीआर एक्ट के अंदर उसको कुछ भी, मतलब कि उसके पास कंडीशन नहीं लगेगी, वो डोनेशंस एक्सेप्ट करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करता है फ्रॉम एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फॉरेन कंट्री में भी हो, ठीक है। ये इसको फाइनेंस किया जाता है थ्रू द सेस ऑन सर्टेन आइटम, मतलब कि जहाँ से आपके पास टैक्स आते हैं, सेस या सरचार्ज का पैसा, वहाँ से जो पैसा इकट्ठा होता है वो हम एनडीआरएफ में डाल देते हैं, ठीक है। और या फिर जो एक्साइज कस्टम ड्यूटी से जो पैसा आता है वो हम इसमें डाल देते हैं और इसको अप्रूव किया जाता है एनुअली थ्रू द फाइनेंस बिल। फाइन। ऑडिट, मैंने आपको बताया कि जो इसको फंड को ऑडिट किया जाता है बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो ट्रस्टी के द्वारा अपॉइंट, ट्रस्टी जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जिसमें 3 मेंबर्स होंगे, उन्हीं बोर्ड के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा। जबकि जो एनडीआरएफ में जो फंड है वो कौन ऑडिट करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट करता है अकाउंट ऑफ द एनडीआरएफ, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही रखते हैं, कोशिश करूंगी कि रात को आपका नेक्स्ट वीडियो लेके आओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।